UMEA का मतलब क्या है? EA का मतलब ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि हमसे संबंधित कौन सा डिपार्टमेंट होगा जिस पर इन्होंने किया होगा। एक यूनियन मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार का वो विभाग है जिस पर इन्होंने किया है। और इसके अलावा जनलोक प्रतिष्ठान ने एक और है, वो है SFIO पर भी किया है। SFIO मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये उन पर भी किया है। और PIPL पर भी किया है। जो PIPL पर कौन है? जिनका ऑस्ट्रेलिया में मामला चल रहा था, PIPL ने जो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किया था PACL का पैसा, उस पर भी किया है इन्होंने। पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड पर भी जनलोक प्रतिष्ठान ने किया है। और ये जो केस किया है वो 1807 ऑर्डिनरी सिविल के अंतर्गत किया गया है। अब 34वां केस हम देख देते हैं, बता देते हैं आपको। 7 अप्रैल 2016 को फाइल किया गया है, डायरी नंबर 25,525 है। और ये DTW का मतलब है दिल्ली 30 हजारी कोड वेस्ट। 30 हजारी कोड 2 है वहाँ पर, एक सेंट्रल एक वेस्ट है, तो ये वेस्टर्न में किया गया है। और दिल्ली 30 हजारी कोड में क्रिमिनल केस है और ये केस नंबर 70,763 है। और ये 7 अप्रैल 2016 को रजिस्टर हो गया है और ये CBI ने किया है। ये निर्मल सिंह भंगू और 4 अन्य लोगों पर किया गया है। वो 4 नाम अन्य नहीं दिखा रहा है कौन कौन से हैं, लेकिन निर्मल सिंह भंगू और 4 अन्य लोग हैं। ये IPC के अंतर्गत किया गया है। IPC मतलब क्रिमिनल केस होता है, इसमें जमानत करानी पड़ती है और इसमें सजा का प्रावधान होता है। केस 2 प्रकार के होते हैं, एक में दंड दिया जाता है भाई, 1000 जुर्माना, 10,000 जुर्माना, लाख जुर्माना, करोड़ जुर्माना, 10 करोड़, अरब जुर्माना, खरब जुर्माना, लेकिन सजा नहीं। लेकिन IPC में होता है सजा मिलेगी, जुर्माना हो न हो वो एक अलग बात है, जुर्माना भी हो सकता है साथ में, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। उसमें 1 दिन, 10 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, कुछ भी सजा हो सकती है। इसमें सजा भी होती है, लेकिन सिविल केस में सजा नहीं होती है, उसमें केवल जुर्माना होता है। और आइए 35वां केस है, 9 मई 2016 को फाइल किया गया है, कि डायरी नंबर 16,592 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किया गया है। और ये रिट पिटीशन सिविल है, केस नंबर 613 है और 27 जुलाई 2016 को रजिस्टर किया गया है। और ये MSNG BW यूनियन, ये कोई यूनियन है, ये उन्होंने किया है। MS मतलब शायद मल्टी स्टेट, NG का मतलब ये साथियों मेरे को शार्ट में नाम लिखा हुआ है तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ये काहे का है, लेकिन MSNG यानी कोई ऐसी यूनियन है जिसने ये केस किया है। UMCA यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और सेबी और PACL लिमिटेड, इन 3 पर इस यूनियन ने केस किया है और वो 1807 ऑर्डिनरी सिविल के अंतर्गत किया गया है। केस नंबर 613 है ये। और 36वां केस है जो 10 मई 2016 को फाइल किया गया है, डायरी नंबर 35,215 है और DTC यानी दिल्ली 30 हजारी कोर्ट सेंट्रल में फाइल किया गया है। और ये क्रिमिनल केस है, केस नंबर 38 है और 10 मई 2016 को ये रजिस्टर हुआ है। सेबी ने ये फाइल किया है। PGF लिमिटेड, निर्मल सिंह भंगू और गुरजंत सिंह और बलबीर सिंह, इनके ऊपर ये फाइल किया गया है और सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत किया गया है। 37वां केस है, 27 जून 2016 को फाइल किया गया है, डायरी नंबर 20,574 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। और ये ट्रांसफर्ड केस क्रिमिनल है, मतलब ये पहले कहीं और जगह चल रहा होगा, वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि सारे केसों की वहीं सुनवाई हो, इसलिए ट्रांसफ़र करवाया गया है। और इसका ट्रांसफ़र केस नंबर 1 है और ये 27 जून 2016 को ट्रांसफ़र किया गया है, यानी रजिस्टर किया गया है। और ये PACL MD लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता क्या मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग सुब्रत भट्टाचार्य जो थे वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, या MD का मतलब कोई और है, कोई संस्था है दूसरी, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आप केस जाके आप सर्च करेंगे नेट पे दिखा देगा। PACL और MD लिखा हुआ है, उसके बाद सुब्रत भट्टाचार्य लिखा हुआ है। और ये इन्होंने किया है CBI के खिलाफ 1418 क्रिमिनल मैटर के अंतर्गत इन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है ये। और ये 38वां नंबर केस है जो 27 जून 2016 को फाइल किया गया है और इसका डायरी नंबर 20,570 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है। और ये भी ट्रांसफर्ड केस सिविल है, पहला जो था क्रिमिनल था और ये सिविल है, केस नंबर 31 है। और 27 जून 2016 को ये रजिस्टर हुआ है, सुब्रत भट्टाचार्य ने किया है, सेबी के खिलाफ किया है और कंपनी लॉ के अंतर्गत किया है। 39वां केस चल रहा है, 28 जून 2016 का केस है। और इसके बाद साथियों मैं लाइबिलिटी भी इनकी बताऊंगा कब कैसी है।
और ये डायरी नंबर 20740 है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये चल रहा है और ट्रांसपर्ट केस क्रिमिनल है और केस नंबर 2 है और ये 28 जून 2016 को रजिस्टर किया गया है। ये भी PACL और MD लिखा हुआ है, शायद MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कहीं ना लिखा हो उन्होंने। और उसके बाद सुखदेव सिंह, क्योंकि पहले जो था केस नंबर 1 वो PACL MD सुब्रत भट्टाचार्य था और ये PACL MD सुखदेव सिंह है। केस नंबर 2 ये भी CBI के खिलाफ ही है और 1418 क्रिमिनल मैटर्स के अंतर्गत है। और 40वां केस है जो 28 जून 2016 को फाइल किया गया है, डायरी नंबर 20747 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है और ये ट्रांसपर्ट केस क्रिमिनल है। केस नंबर 3 है, 28 जून 2016 को रजिस्टर किया गया है। ये गुरमीत सिंह ने फाइल किया है CBI के खिलाफ और ये भी 1418 क्रिमिनल मैटर्स के अंतर्गत है। और 41वां केस है, 28 जून 2016 को फाइल किया गया है, डायरी नंबर 20751 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है और ट्रांसफर केस सिविल है और केस नंबर 30 है और 28 जून 2016 को रजिस्टर हुआ है। ये भी गुरमीत सिंह ने किया है, सेबी के खिलाफ किया है और ये कंपनी लॉ के अंतर्गत किया है। इसके बाद ये 42वां है जो आखिरी केस है। इसके अलावा और जिन केस की जानकारी आएगी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जितनी जानकारी थी मैंने वो आपको खंगाल के दी है। और ये 42वां केस है, 11 सितंबर 2018 को फाइल किया गया है और डायरी नंबर 4761 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और ये दिल्ली 30 हजारी कोर्ट सेंट्रल में फाइल किया गया है। क्रिमिनल केस है, केस नंबर 614 है और ये 11 सितंबर 2018 को रजिस्टर हुआ है। 11 सितंबर 2018 यानी अभी पिछले महीने, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, उस समय ये फाइल किया गया है और 11 सितंबर को ही रजिस्टर हो गया, यानी उसी दिन वो केस रजिस्टर हो गया 30 हजारी कोर्ट दिल्ली सेंट्रल में। और ये डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन निदेशालय ED ने इसको फाइल किया है। और ये किस किस के खिलाफ किया मैं आपको बता दूं, निर्मल सिंह बंगू के खिलाफ किया है, PIPL यानी पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर किया है और कंवलजीत सिंह तूर के ऊपर किया है और मोहन लाल सहजपाल जो ML सहजपाल है उसके ऊपर किया है और PACL लिमिटेड के ऊपर किया है और गुरमीत सिंह के ऊपर किया है। 6 लोगों के ऊपर हुआ है केस और ये PML एक्ट अंडर सेक्शन 3(4) के अंतर्गत हुआ है। PML मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंडर सेक्शन 3 एंड 4, उसके अंतर्गत किया है। इसमें सजा का प्रावधान है, क्रिमिनल केस है। तो ये हुए केस और इसके बाद अब आगे जानकारी देते हैं साथियों कि PACL के ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, पैसा कितना बाकी है, जो आज तक आप लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोग काफ़ी भ्रम की स्थिति में थे कि पैसा पता नहीं कितना बाकी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द PACL लिमिटेड यानी PACL के ऊपर कुल देनदारियां कितनी है, PACL की कुल देनदारियां कितनी है, मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं, ये लिखा हुआ है ईयर, नंबर ऑफ इन्वेस्टर और ड्यू डेट और प्रिंसिपल अमाउंट यानी किस साल में जमा हुए निवेशकों का धन बकाया है और उस साल के निवेशकों की संख्या कितनी है जिनका पैसा बकाया है और उनकी ड्यू डेट कब थी यानी मैच्योरिटी डेट कब की थी और उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो उनका जमा मूलधन है वो कितना है, वो डिटेल है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, आपको बता देते हैं 2005 तक, सॉरी ये 2004 तक होना चाहिए क्योंकि 2005 के पहले का है, बिफोर 2005 होना चाहिए था, ये गलती से उन्होंने लिख दिया बिफोर 2005 या फिर लिखना चाहिए था अप टू 2004। 2004 तक का जो बैलेंस है वो 1 करोड़ निवेशकों का पैसा बकाया है जिनका जो 2005 के पहले जिन्होंने जमा किया था और उनका पैसा आज तक बकाया है और उन निवेशकों की जो संख्या है वो 1 करोड़ है और वो निवेशकों का जो मैच्योरिटी की जो डेट थी जिनका पैसा बकाया है वो 2012 से 2019 तक की डेट है यानी 12 से लेके आज 18 हो चुकी है, यानी काफ़ी सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका 2012 में खाता खत्म हो चुका है और उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। वो 2019 की भी लास्ट डेट है, उनकी ड्यू डेट है। ऐसे निवेशकों की संख्या 1 करोड़ है और उनका जो डिपॉजिट जो मूलधन है वो 11,600 करोड़ है। 11,600 करोड़ रुपए 1 करोड़ ऐसे निवेशकों का जमा है जिन्होंने 2005 के पहले पैसा जमा किया था, तो उनको ब्याज सहित आज की डेट में भुगतान मिलना चाहिए। तो कितना मिलना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे देखिएगा। इसके बाद 2005 की बात करते हैं। ये 2005 तक के पहले के सारे हैं, यानी जिन्होंने 2002 में भी जमा किया अगर 15 साल के लिए तो वो भी रह गए, जिन्होंने 1997 में जमा किया 15 साल के लिए वो भी रह गए, या जिन्होंने 2002 में जमा किया 10 साल के लिए वो भी रह गए।
तो वो सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। अब 2005 की बात करते हैं तो 2005 के जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने भी पैसा जमा किया था, जिनमें से काफ़ी सारे लोगों ने पैसा प्राप्त कर लिया, लेकिन 32 लाख लोग रह गए जिनको पैसा नहीं मिल पाया। तो उन 32 लाख लोगों में मैं आपको बता दूं का जो ड्यू डेट है उन 32 लाख लोगों की, उनकी ड्यू डेट आ रही है 2012 से 2020 के पहले। यानी जिनकी 2011 में ड्यू डेट थी वो ले चुके हैं पैसा, जिनकी 2010 में ड्यू थी वो ले चुके हैं, जिनकी 2012 में, ऐसा नहीं है कि 2012 के ड्यू डेट वाले लोगों ने पैसा प्राप्त नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने प्राप्त भी कर लिया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग रह गए हैं। तो ये जो 32 लाख लोग रह गए जिनकी ड्यू डेट 2012 से 2020 है, उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 3600 करोड़ रुपए है। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं 2006 की। तो 2006 में जिन निवेशकों ने पैसा जमा किया था, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने प्राप्त कर लिया और जो रह गए उनकी संख्या 41 लाख है। 41 लाख निवेशक ऐसे हैं जिनका पैसा आज फंसा हुआ है और उन्होंने 2006 में पैसा जमा किया था, जिनकी ड्यू डेट 2012 से 2021 तक के बीच की है, जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला और उनका जमा धन 4600 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं साथियों हम 2007 की। ये 2007 की आपको ड्यू डेट दिख रही है। 2007 में जिन्होंने जमा किया है, 2007 में जिन्होंने जमा किया है, सबसे ऊपर दिख रहा है ये 2007 में, और 52 लाख निवेशक थे जिनका पैसा बकाया है, बाकी ने प्राप्त कर लिया है, और उनकी ड्यू डेट आ रही है 2012 से 2022 के बीच की ड्यू डेट है, और उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 5900 करोड़ है। ये आपको दिख रहा है 5900 करोड़ रुपए उनका बकाया है। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं साथियों। तो 2008 में जिन निवेशकों ने पैसा जमा किया, जिसमें से बहुत सारे निवेशकों ने पैसा प्राप्त कर लिया, और शेष निवेशक जो रह गए वो ये 63 लाख निवेशक रह गए। ये 63 लाख निवेशक रह गए जिनका पैसा 2013 से 2023 के बीच की ड्यू डेट है, उनको पैसा नहीं मिल पाया है, और उनका जमा जो है 7100 करोड़ रुपए मूलधन जमा है। इसके बाद आप बात करते हैं 2009 की। 2008 पूरा हो गया, अब बात करते हैं ये 2009 की। तो 2009 में जो है जितने भी लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया था उसमें 71 लाख लोग रह गए, और 71 लाख लोगों की जो ड्यू डेट थी वो 2014 से 2024 के बीच की थी, और उनके जो पैसा, जो मूलधन जो जमा है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो 8200 करोड़ रुपए जमा है, जो PSEL को ब्याज सहित पेड करना है। और इसके बाद बात करते हैं 2010 की। तो 2010 में जितने भी लोगों ने जमा किया उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा प्राप्त कर लिया, क्योंकि 2009 के देखेंगे 71 लाख लोग रह गए थे, लेकिन 2010 में कुल 53 लाख लोग रह गए, यानी बाकी सारे लोगों ने पैसा ले लिया, क्योंकि 2011 में शायद भुगतान बीच में चालू हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बीच में ही तोड़ के ले लिया था। तो 53 लाख लोग रह गए, और 53 लाख लोगों की जो ड्यू डेट थी वो 2015 से 2025 के बीच की थी, और उन लोगों का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 5800 करोड़ रुपए मूलधन जमा है। अब ये 2010 हो गया। अब बात करते हैं 2011 की। 2011 में 26 लाख लोगों का पैसा रह गया है, बाकी लोगों ने प्राप्त कर लिया होगा। तो चाहे उन्होंने 2011 के जनवरी में खोल के और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में प्राप्त कर लिया, क्योंकि उस समय मिल रहा था, और बाकी लोग रह गए क्योंकि उसके बाद थोड़ा बिजनेस भी डाउन हुआ था, तो इसलिए उनके 2011 के मैं आपको बता दूं कुल 26 लाख लोगों का पैसा बकाया है, जिनका आज की डेट में पैसा बैलेंस है, जिनकी ड्यू डेट 2016 से 2026 के बीच की है, और उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 3000 करोड़ है, यानी पैसा भी उस समय कम है। इसके बाद 2012 की मैं बात करता हूं। तो 2012 में 24 लाख लोगों को, निवेशकों का पैसा बकाया है, और जिनकी ड्यू डेट 2017 से 2027 है, और जिनका कुल 2700 करोड़ रुपए डिपॉजिट अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट है। इसके बाद बात करते हैं 2013 की। तो 2013 में 31 लाख निवेशक हैं जिनका पैसा बकाया है, और उनकी ड्यू डेट 2018 से 2028 के बीच की है, और उनका डिपॉजिट अमाउंट 3300 करोड़ है, यानी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा है, यहाँ पर वो अमाउंट बैलेंस है 3300 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं 2014 की। 2014 का मतलब होता है जनवरी से अगस्त 2014, यानी लगभग 7.5 महीना, 7.25 महीना, 22 तारीख तक, 7.25 महीने में 22 लाख लोगों, निवेशकों ने खाते खोले थे, और 22 लाख लोगों में की जो ड्यू डेट थी वो 2019 से 2029 के बीच की थी, और उन्होंने 22 लाख लोगों ने जो पैसा जमा किया है वो 2200 करोड़ रुपए जमा किया है, यानी ये 2014 तक का डिपॉजिट अमाउंट है। अब टोटल आकलन करते हैं कि टोटल ये कितना हो गया। टोटल जो अप्रोक्स है, मैं बता दूं, टोटल जो इन्वेस्टर की संख्या है वो अप्रोक्स 5 करोड़ 15 लाख है, 5.15 करोड़।
और एक्चुअल फिगर तो आ ही चुका है, आपको मैंने बता दिया होगा 5,15,01,036। ये लमसम बनाया गया था उनसे अंदाज कि भाई ये किस किस साल में अंदाज कितने हैं। हालांकि डिटेल इसकी पूरी फाइल में है, मिल जाएगी कुछ ही दिनों में, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इनका जो जो अप्रोक्स डिपॉजिटेड जो अमाउंट है जो इनका, वो है अप्रोक्स 58,000 करोड़, यानी 58,000 करोड़। इसका हालांकि एक्चुअल अमाउंट भी आ चुका है। एक्चुअल अमाउंट है 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपये 50 पैसे। एक्चुअल अमाउंट भी आ चुका है। अच्छा, अब इस पर बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इस पर जो ब्याज होता है 22 अगस्त 2014 तक, यानी अप टू 22 अगस्त 2014 तक जो इन पर ब्याज बैठता है वो अप्रोक्स 32,000 करोड़ बैठता है। यानी 22 अगस्त 2014 तक जो ये जमा धन था, 22 अगस्त 2014 तक इसका जो ब्याज होता है लगभग 32,000 करोड़ होता है। यानी टोटल लाइबिलिटी जो उस समय होती थी 2014 में, वो पीएससीएल के ऊपर लगभग 90,000 करोड़ की होती है। अब उसके बाद बात करते हैं जो इंटरेस्ट 2014 के बाद 2018 तक, यानी 22 अगस्त 2014 से लेके 2018 तक ब्याज कितना बनता है। तो वो बनता है अप्रोक्स 60,000 करोड़, यानी 60,000 करोड़ रुपए बनता है ब्याज। और इस प्रकार 90 और 60 यानी 1.5 लाख करोड़। यानी आज तक की जो पीएससीएल पर लाइबिलिटी बनती है वो टोटल लाइबिलिटी है, ये आपको दिख रही है, टोटल लाइबिलिटी अप टू 2018, यानी 2018 तक की जो लाइबिलिटी बनती है वो है 1.5 लाख करोड़। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 1.5 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी बनती है। सबसे नीचे जो लाल अक्षरों में है वो आपको दिख रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। और ये 1.5 लाख